हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हमारी क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए है। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमने जो लास्ट वीडियो में अपना टॉपिक कवर करा था दैट वाज अकाउंटिंग इक्वेशन। हम लोगों ने समझा था अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, कैसे प्रिपेयर करनी है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के क्या क्या इफेक्ट होंगे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे, वो हमने सब समझा था। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकेंड पास एस्पेक्ट आज कवर करेंगे दैट इज कि अगर हमें सारी इक्वेशन ना गिवन हो और वही इक्वेशन हमें इक्वेशन फॉर्म में गिवन हो, सो हाउ टू फाइंड आउट प्रॉफिट, हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल एंड हाउ टू फाइंड आउट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ वन सिंपल एग्जाम्पल। Now the example is कि Mr. X started business on 1st April 2014। Mr. X ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा 1st April 2014 को with capital rupees 6 lakh। उनकी कैपिटल थी उस टाइम पे 6 लाख रुपीज। On 31st March 2015 means closing of the year, assets worth 10,80,000। उनकी assets की worth थी, वैल्यू थी 10,80,000 and his outside liabilities were 60,000। उनकी outside liabilities थी 60,000। Next, find out the capital as on 31st March 2015। हमें उनकी कैपिटल निकालनी है 31st March 2015 को और प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है ड्यूरिंग द ईयर, उनको कितना अर्न हुआ या लॉस उनको कितना हुआ। एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ फर्स्टली सॉल्व दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को ही हम लोग यूज करते हैं। हमारी इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपको जो फर्स्ट पार्ट दिया है कि आपको क्या निकालना है, आपको कैपिटल निकालना है। ये कैपिटल आपको कौन सी डेट पे निकालना है, 31st मार्च को निकालना है। दैट मीन्स कि आपको ईयर क्लोजिंग पे निकालना है, तो इसीलिए हमने उसके आगे क्या लिखा, क्लोजिंग कैपिटल। अगर मैं उस इक्वेशन को थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, मेरी इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, मुझे कैपिटल निकालना है, इससे मैं अगर इधर माइनस में लिखा तो मेरा कैपिटल निकल आएगा। और ये इक्वेशन मेरी ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल पे बिल्कुल सेटिस्फाई होती है, बिल्कुल फिट बैठती है। तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल पे उस इक्वेशन को पुट करा, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल रही हूँ तो मुझे क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज ही लेनी पड़ेंगी। तो मैंने वैल्यू पुट करी और मेरा कैपिटल आ गया 10,20,000। उसके बाद मुझे जो सेकंड थिंग निकालनी है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे पूरे साल का। प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल का निकालने के लिए वैसे तो बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, लेकिन उस फॉर्मूले की हमें कुछ चीजें नहीं दे रखी। फॉर्मूला क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू इन द सेकंड पार्ट। लेकिन शॉर्टकट में चलते हैं। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो सिंपली आप क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दीजिए, आपको प्रॉफिट निकल आएगा कि पूरे साल में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कि मैंने साल के स्टार्टिंग में कितना कैपिटल लगाया था और वो इंक्रीज होके कितना हो गया, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। दोनों को मैं डिडक्ट कर दिया और मेरा प्रॉफिट निकल आया। मेरा प्रॉफिट आया है 4,20,000। तो मेरे फर्स्ट पार्ट के दोनों आंसर्स निकल आए। दैट्स वेरी सिंपल। नाउ लेट्स कम कि अगर कोई और एडजस्टमेंट हो तो क्या करेंगे। सी सेकंड केस में हमारा क्या है, इन द अबव केस हम कुछ चेंजेस करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर ओनर इन्वेस्टेड या फिर ओनर ने इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल, जैसे हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। साल के ड्यूरिंग अगर ओनर कोई कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो उसे बोला जाता है एडिशनल कैपिटल, विच इज रुपीज 2 लाख और 2 लाख रुपीज और विड्रॉ करा उसने 50,000 अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब ड्रॉइंग्स। तो उसे क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ। उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है। उस केस में पहले हम लोग यूज करते हैं हमारा ये बड़े वाला फॉर्मूला दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे कि जितना भी आपकी साल की स्टार्टिंग में कैपिटल था उसमें जितना उसने कैपिटल एडिशन लगाया आपके बिजनेस में और ऐड करा माइनस ड्रॉइंग्स, उसने कितनी ड्रॉइंग्स निकाली बिजनेस से दोस्तों कैपिटल से कम हो जाएगी, प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस है तो वो डिडक्ट। ये आपका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल निकालने का ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपको ये सब एडजस्टमेंट्स गिवन है तो तब हम उस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करते। इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखना है कि हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा फॉर्मूला चूज करना और वैल्यू पुट करनी है। अगर हमने स्टार्टिंग में इसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया होता तो हमारे पास इसमें से कुछ भी नहीं गिवन था, तो हम कैसे निकालते। इसीलिए हमें हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ा। नाउ अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल आपको फर्स्ट पार्ट इसमें गिवन नहीं है तो हम लोग फर्स्ट पार्ट का ही यूज कर लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल भी हम लोग फर्स्ट पार्ट का यूज कर देते हैं। एडिशनल कैपिटल हमें यहाँ गिवन है 2 लाख रुपीज, सो वी पुट इट एज 2 लाख रुपीज, ड्रॉइंग्स 50,000 एंड प्रॉफिट। हम जैसे हमारी सिंपल इक्वेशन अब तक सॉल्व करते हुए हैं, हम इसे सिंपल इक्वेशन की तरह प्लस माइनस सॉल्व कर लेंगे। ये वैल्यू आ जाती है हमारी 7,50,000, दिस इज 10,20,000। सिंपल इसे जाके माइनस करा, हमारी वैल्यू आ गई 2,70,000। इस तरह से हमारा प्रॉफिट आ गया सेकंड पार्ट का भी।
अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस टाइप के आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फॉर्मूला यही रहता है। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे वीडियो का, ये हमारे सिलेबस का, बिकॉज इन रूल्स के बेसिस पे आपकी पूरी अकाउंटेंसी चलती है। ये रूल्स क्लियर, अकाउंटेंसी वेरी क्लियर। सो प्लीज फॉलो दीज रूल्स, प्लीज लर्न दीज रूल्स और वट एवर यू वॉन्ट टू। अगर इन रूल्स को प्लीज ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए, और फिर इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स आपके मटेरियल में गिवन है, डू दैट ऑल्सो, वरना ये रूल्स आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। और इन्हीं रूल्स के बेसिस पे हम कल से हमारी जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। कैसे अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज, कैसे अकाउंटेंसी में फर्दर रिकॉर्डिंग होती है। सो अब तक हमने जो किया था दैट वाज अ वेरी बेसिक पार्ट, वो काउंट ही नहीं होता कहीं एक्चुअली, मगर ये पार्ट हमारा बिल्कुल बेसिक है और इतना इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटेंसी की कहते हैं ना ABCD, अब अकाउंटेंसी के अब ABCD पे आ रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट पार्ट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमारी अकाउंटेंसी में हम लोग एक ही सिस्टम फॉलो करते हैं, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। हर ट्रांजेक्शन के हमारे दो इफेक्ट होते हैं। दो इफेक्ट से मतलब कि अगर एक ट्रांजेक्शन एक साइड को अकाउंटिंग इक्वेशन की प्लस करेगा तो उसी साइड को माइनस भी करता है, या फिर ऑपोजिट साइड में प्लस या माइनस कुछ होता है। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा था, हर इफेक्ट के, हर ट्रांजेक्शन के दो या दो से ज्यादा इफेक्ट। अब उन इफेक्ट्स को हम लोग सारी ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं दिखा सकते, बिकॉज हमारे 1 ईयर में हर बिजनेस में 10 या 12 ट्रांजेक्शन नहीं होती, हमारे बिजनेस में लाख करोड़ से ऊपर ट्रांजेक्शन होती हैं। सो टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन अ वेरी सिंपलेस्ट मैनर, वी फॉलो द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। और इसके अंदर पहला पार्ट आता है दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए हम सारे जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उस सारे डेटा को हम लोग अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं, और इन अकाउंट्स के हम लोग सेग्रीगेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। बट उससे पहले समझने के लिए व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या होता है। अकाउंट इज सारे डाटा को रिकॉर्ड करना या फिर सेग्रीगेट करना रिलेटेड टू वन टाइप। उन्हें किस तरह से सेग्रीगेट करना कि हर एक टाइप का डाटा एक जगह आ जाए, और जो एक जगह आ जाए ऑन द बेसिस कि फॉर एग्जाम्पल आई टुक कि मुझे कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट का मतलब है कि कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन इसमें होंगी, इसमें कैश के अलावा कोई और ट्रांजेक्शन नहीं होगी। मीन्स इसमें ना सेल की ट्रांजेक्शन होगी ना परचेज की होगी, सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन होगी, जिसमें जहां पे जैसे भी कैश इन्वॉल्व होगा वो ट्रांजेक्शन इस कैश अकाउंट में होगी। दैट इज नोन एज अकाउंट। की सारी ट्रांजेक्शंस को एक जगह प्लेस करना, एक जगह रिकॉर्ड करना related to one particular person or one particular element या फिर one particular type at single place, that is known as account। ये अकाउंट जो हमारा बनता है तो ये आपका डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। मींस ये एक टी शेप स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, जिसका एक साइड आपका डेबिट होता है, एक साइड आपका क्रेडिट होता है। इसका फॉर्मेट कैसा होता है, क्या होता है, पढ़ेंगे, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले अब हम रूल समझते हैं कि इसमें जो सेग्रीगेशन होता है वो कैसे होता है। मीन्स कौन सी चीज डेबिट होती है और कौन सी चीज क्रेडिट होती है। लेट्स अंडरस्टैंड द सेग्रीगेशन। नाउ इस सेग्रीगेशन के लिए हम लोग हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपकी दो अप्रोचेस से पढ़े जाते हैं। पहली अप्रोच आपकी मॉडर्न अप्रोच एंड दूसरी अप्रोच आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। कमिंग टू मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में हम हमारे अकाउंट्स को या फिर जितनी भी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती हैं उसमें जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन सबको हम लोग 5 पार्ट्स में, 5 डिविजन्स में सेग्रीगेट कर देते हैं। Means we divided all the accounts into 5 types. Type 1 assets, type 2 expenses, type 3 liabilities, type 4 capital and type 5 as income और revenue। हम सिंपल हेड्स में डिवाइड करते हैं जो हमारे कॉमन हेड्स होते हैं। एक बिजनेस में कैपिटल लगता है और उसके साथ कुछ लाइबिलिटीज भी लगती हैं, और तीसरी चीज वो कैपिटल और लाइबिलिटी से हम लोग परचेज करते हैं कुछ एसेट्स। उन एसेट्स में हम लोग करते हैं कुछ खर्चा, और उस खर्चे को करते हैं हम कमाते हैं कुछ पैसा। तो इसीलिए हमारे ये सारे अकाउंट्स मॉडर्न अप्रोच के 5 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। हमें पता है एसेट क्या होता है, हमने बेसिक टर्म्स में पढ़ा है। हमें पता है एक्सपेंसेस क्या होता है, हमने वो भी पढ़ा है। हमें पता है लायबिलिटी क्या होता है, हमें पता है कैपिटल क्या होता है, और हमें पता है इनकम और रेवेन्यू क्या होता है। क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग हमारे बेसिक टर्म्स में पढ़े हैं। जब तक हमें ये सारी टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तब तक हम इस अकाउंट को नहीं समझ सकते, तब तक हम इस अप्रोच को नहीं समझ सकते। तो वेरी फर्स्ट थिंग मैंने आपके लास्ट लेक्चर में भी बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन वाली में कि हमें हमारी बेसिक टर्म्स वेरी वेरी क्लियर होने चाहिए। अदरवाइज हम कोई भी अप्रोच, कोई भी थिंग अकाउंट्स में क्लियर आउट नहीं कर सकते जब तक मुझे वो टर्म्स क्लियर नहीं होंगी। ना कमिंग बैक टू द रूल्स, रूल्स भी बहुत सिंपल है। अगर एसेट्स या एक्सपेंसेस में इंक्रीज आता है तो वो क्या होंगे, डेबिट होंगे, और अगर उनमें डिक्रीज आता है तो वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। जस्ट इन केस आई टेक वन एग्जांपल, एसेट्स का एग्जांपल मैं लेती हूँ। मेरे पास है बिल्डिंग, बिल्डिंग मेरी एसेट होती है, मुझे पता है।
अब इस बिल्डिंग को मैंने बेच दिया, मीन्स आई सोल्ड द बिल्डिंग। सोल्ड करने से मेरे बिजनेस से वो बिल्डिंग बढ़ी या कम हुई? मेरे बिजनेस से वो बिल्डिंग क्या हो गई, क्योंकि मैंने उस बिल्डिंग को बेच दिया तो मेरे बिजनेस से वो खत्म हो गई, वो डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो गई तो वो बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे बुक्स में? क्रेडिट हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। तो मैं ट्रांजेक्शन कैसे लिखूंगी? बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। अब आप कहेंगे कि हमने पढ़ा था कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, तो दूसरा इफेक्ट क्या है? मैंने बिल्डिंग बेची, बिजनेस में कुछ कैश आया होगा, ये बिल्डिंग बेची होगी तो कैश या बैंक में पैसे ट्रांसफर हुए होंगे, तो मेरा बैंक अकाउंट क्या हो गया? बिजनेस में बढ़ गया। बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट हमारे बिजनेस में एसेट होता है या लायबिलिटी होता है? कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट हमारे बिजनेस की एसेट होती है। अब यहाँ पे बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मीन्स बैंक अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो इसका दूसरा इफेक्ट क्या हो गया हमारा कि आपका बैंक अकाउंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो उसे मैं लिखूंगी बैंक अकाउंट डेबिट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस एग्जांपल। एसेट्स या एक्सपेंसेस में कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होगी, और कोई भी चीज डिक्रीज होती है, जाती है बिजनेस से, तो वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज योर लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम। इन तीनों के रूल्स एक जैसे चलते हैं कि अगर ये तीनों चीजें इंक्रीज होंगी तो ऑपोजिट वो क्रेडिट होंगी, और अगर ये तीनों चीजें डिक्रीज होंगी तो वो क्या होंगी? डेबिट होंगी। जस्ट इन केस आई टुक वन एग्जांपल ओवर हियर आल्सो कि मेरे बिजनेस में कैपिटल आया, मैंने कैपिटल इन्वेस्ट करा बिजनेस में, तो मेरे बिजनेस में क्या हुआ? कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज हो गया। और कैपिटल आया बिजनेस में तो कैपिटल किस फॉर्म में आया? बिजनेस में कैपिटल आया कैश के फॉर्म में। अब कैश भी बिजनेस में इंक्रीज हुआ है, एसेट वाले अप्रोच पे चले जाइए तो कैश भी क्या हो जाएगा आपके बिजनेस में? इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले लेते हैं कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज का मतलब है कैपिटल के लिए क्रेडिट, तो यहाँ कैपिटल क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट। सेकेंड कैश, कैश आपका क्या है? एसेट, एसेट इंक्रीज होती है तो एसेट क्या होती है? डेबिट, तो यहाँ मेरे कैश क्या हो गया? डेबिट हो गया। I hope you are clear with this example and I hope you are clear with this concept also. Coming back to the next approach, that is traditional approach. Traditional approach बहुत सिंपल सी अप्रोच है। वो कहती है कि हमारे सारे अकाउंट्स को हम लोग सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल एंड इनपर्सनल। पर्सनल मीन्स इंसान, पर्सन। इनपर्सनल मीन्स जो इंसान नहीं है, इनपर्सनल। अब पर्सनल क्या होते हैं? ऑल द थिंग्स या फिर ऑल द अकाउंट्स रिलेटेड टू अ पर्सनल थिंग, जो भी चीज किसी पर्सनल से रिलेटेड हो, किसी पर्सन से रिलेटेड हो। अब बिजनेस में पर्सन भी तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट नेचुरल, सेकंड आर्टिफिशियल एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल मीन्स जिसे भगवान ने बनाया है, जो भगवान के द्वारा बनाए हुए ह्यूमन बींग्स है। अब ह्यूमन बींग्स कौन कौन से होते हैं बिजनेस में? पहला तो ओनर ही होता है। ओनर का अकाउंट कौन सा होता है? ओनर का अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। तो फिर ओनर के अकाउंट की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट। दूसरे और कौन से होते हैं बिजनेस में जो ह्यूमन बींग्स आते हैं? आता है आपका क्रेडिटर, जो मुझे पैसा उधार देता है, डेटर, जिसको मैं उधार देती हूँ। ठीक है, ये सब आपके क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, मीन्स पर्संस जो कि नेचुरल है बिजनेस में। नेक्स्ट आपका आता है इसमें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल मतलब जिसे हमने बनाया है, कंपनी, बैंक, जो कि आपके लिए इंसान की तरह ही काम करते हैं लेकिन एक्चुअली इंसान होते नहीं। ये आपके होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एंड थर्ड इज योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है आपका वो पर्सनल अकाउंट जिन्हें हम अज्यूम करते हैं कि होंगे, किसी दूसरे पर्सन का नाम ना लिख के हम इन्हें लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई राइट आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का एग्जाम्पल मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी दे चुकी हूँ, आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाले टर्म में भी दे चुकी हूँ, और यहाँ भी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसका एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि सपोज सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग का आपका मतलब क्या होता है कि एक पर्सन ने मेरे लिए, मेरे एम्प्लॉय ने मेरे लिए काम करा है पूरे मंथ, और मैंने उसको सैलरी नहीं दी मंथ एंड पे, तो मेरे ऊपर उस पर्सन की उधारी आउटस्टैंडिंग हो गई, उधारी खड़ी हो गई, उधारी चढ़ गई। वो आउटस्टैंडिंग का मतलब वो बाहर खड़ा है, आउटस्टैंडिंग, मुझसे पैसे लेने के लिए कि भाई मेरी सैलरी दे दीजिए। तो मेरी बुक्स में वो सैलरी आउटस्टैंडिंग है कि खर्चा आउटस्टैंडिंग है, खर्चा उधार खड़ा हुआ है। लेकिन उस सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? एक्चुअल में देखा जाए तो कि वो पर्सन मेरे से अपने पैसे मांग रहा है। Am I right? सैलरी आउटस्टैंडिंग की जगह मैं उस पर्सन का नाम भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं सैलरी आउटस्टैंडिंग क्यों लिखती हूँ कि भाई मुझे पता है कि ये मेरा खर्चा है जो मुझे पे ऑफ करना है।
तो ये क्या है, इसलिए मेरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कि मैं उस पर्सन का नाम ना लिख के अपने खर्चे का नाम लिखती हूँ और रिप्रेजेंट करती हूँ किसे, उस पर्टिकुलर दूसरे पर्सन को। दैट इज माई नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इसके रूल्स बहुत सिंपल चलते हैं। आपके रूल्स आते हैं आपके इसमें, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हुएवर इज योर रिसीवर, उसे क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, जो पैसे रिसीव कर रहा है, और जो पैसे दे उसे क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, हमने गुड सोल्ड करे, गुड सोल्ड करे तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आए, डेटर ने हमें बैंक अकाउंट में पैसे दे दिए, पर्सन ने। हमने गुड सोल्ड करे, सामने वाले बंदे को, उस बंदे ने हमें चेक दिया, चेक मतलब बैंक में पैसे आए, बैंक में पैसे आए तो आपका डेबिट क्या हुआ, रिसीवर। कौन है रिसीवर यहाँ पे, आपका बैंक, क्योंकि बैंक ने आपके बिहाफ पे पैसे क्या करे हैं, कलेक्ट करे हैं। तो बैंक आपका क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बिकॉज बैंक ने आपके बिहाफ पे पैसे रिसीव करे हैं। अब मैं क्रेडिट का एग्जाम्पल लेती हूँ कि मैंने अपने कि उधारी को पैसे दिए हैं, मेरी कोई उधारी चढ़ी हुई थी और मैंने उनको, सपोज मैंने बैंक लोन पे ऑफ करा है, अब मैंने बैंक लोन दिया है तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसे क्या हो गए, कम हो गए, बैंक ने पैसे दे दिए। किसने पैसे दिए यहाँ पे, बैंक ने दिए। हु इज द गिवर, बैंक इज द गिवर। तो यहाँ पे बैंक क्या हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे पैसे आपके मिले किसके हैं, किसको हैं, आपके बैंक लोन को मिले हैं। और बैंक लोन भी एक तरीके से मेरा आर्टिफिशियल होता है पर्सनल अकाउंट, तो बैंक लोन इज अ रिसीवर, तो बैंक लोन अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, आपका डेबिट कर दिया, बिकॉज पैसे किसको मिले हैं, रिसीवर इज अ बैंक लोन अकाउंट एंड गिवर इज माई बैंक अकाउंट। तो वो क्या हो गया, डेबिट हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस अप्रोच विच इज इम्पर्सनल अप्रोच। इम्पर्सनल अप्रोच में हमारी अकाउंटिंग, हमारे अकाउंट्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। रियल और नॉमिनल बहुत सिंपल है। रियल मतलब जो चीज हमें दिखे, जो चीज रियल है। रियल मतलब बिजनेस की एसेट्स, बिजनेस की प्रॉपर्टीज, बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग रियल अकाउंट में डालते हैं, जिन्हें हम लोग एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स हमें पता है कि टैंजिबल भी होती हैं, इंटैंजिबल भी होती हैं, एसेट्स करंट भी होती हैं, एसेट्स आपकी फिक्स्ड भी होती हैं, सारी एसेट्स इसके अंदर कवर हो जाती हैं। एसेट्स के रूल हमारा बहुत सिंपल है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बिजनेस जो भी चीज अंदर आ रही है उसे हम बोलते हैं डेबिट कम्स इन, और जो भी चीज बाहर जा रही है उसे बोलते हैं क्रेडिट गोज आउट। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग बिजनेस में अंदर की तरफ आई है, तो डेबिट क्या हुआ है, अंदर क्या आया है, बिल्डिंग आई है। बिल्डिंग बिजनेस में अंदर आई है तो हमने क्या लिखा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने बिल्डिंग को बेच दिया, बिल्डिंग को बेच दिया मतलब बिल्डिंग सोल्ड कर दी, बिल्डिंग बिजनेस से क्या चली गई, बाहर हो गई। तो क्या बाहर गया बिजनेस से, बिल्डिंग, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, तो बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस अप्रोच। Now coming back to the third section, that is nominal account. Nominal account is a very simple thing. Nominal जब हमारे एसेट्स यहाँ कवर हो गए, हमारे सारे पर्सनल अकाउंट्स यहाँ कवर हो गए, तो बचा क्या, बचे हमारे एक्सपेंसेस और इनकम। नॉमिनल अकाउंट में हमारे सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम्स आते हैं। जितने भी बिजनेस में आप खर्चे करते हैं, जितने भी बिजनेस में आप इनकम अर्न करते हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर इट। और डेबिट करते हैं हम लोग सारे एक्सपेंसेस को हमारे, और क्रेडिट करते हैं हम हमारे सारी इनकम्स को। डेबिट करना एक्सपेंसेस को मतलब बिजनेस में जो भी खर्चे होंगे उन सबको आप क्या कर देंगे, डेबिट। मीन्स आपने परचेजेस करी बिजनेस में, आपने कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट। आपने सैलरी पे करी किसी को, आपने कर दिया सैलरीज अकाउंट डेबिट। हम कभी सैलरी अकाउंट नहीं लिखते, हम हमेशा सैलरीज अकाउंट लिखते हैं। सैलरी एक सैलरी नहीं दे रहे, हम लोग बहुत सारे पर्सन को पूरे साल सैलरी देते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं ऑलवेज, सैलरीज अकाउंट। अब हम बिजनेस में जो भी इनकम अर्न करते हैं उनको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। इनकम बिजनेस के लिए होती है आपकी सेल्स, मैंने लिखा सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सबके आगे आपको अकाउंट लिखना कंपलसरी है। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस वीडियो। आज हमने अकाउंटेंसी का बेसिक पार्ट कवर कर लिया है, दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब तक ये रूल्स आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते अकाउंटेंसी में। इन रूल्स को क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ज्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करिए एंड ट्राई टू क्लियर दिस topic. And if in case you had any problem, then message me in the comment section. I'll try to clear all your doubts. Till then, take care. Thank you.